हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम इकोनॉमिक्स में एक नई चीज़ शुरुआत करेंगे और उसमें जो है हम बात करेंगे जो डिपॉजिट्स, जो बैंकों में हम जो डिपॉजिट्स खोलते हैं वो किस प्रकार से काम करते हैं। उन चीज़ों को जो है आज हम पूरा डिटेल में जो है उसके बारे में डिस्कशंस करेंगे। डिपॉजिट, आरटीजीएस, एनईएफटी, एटीएम्स, इन चीज़ों के ऊपर जो है हम डिटेल्ड में जो है आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो सेविंग्स है या बैंक में जितने भी डिपॉजिट्स होते हैं वो किस प्रकार से उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड्स किए जाते हैं, उन सब चीज़ों के ऊपर जो है आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, इसको हम दूसरे प्रकार से देखते हैं। अगर हम बैंकों में बात करें तो बैंकों में दो चीज़ें होती हैं। एक होता है डिपॉजिट, जमाएं, और दूसरा होता है लोन्स, ऋण। बेसिकली देखा जाए तो बैंक के यही दो मेजर फंक्शंस होते हैं, डिपॉजिट एंड लोन्स, जमाएं और ऋण। बैंक बेसिक रूप से यही दो काम जो है वो करते हैं। बाकी जितने भी काम बैंक्स करते हैं वो सब बैंक्स के सेकेंडरी काम्स होते हैं। और जो डिपॉजिट होते हैं इनको हम कहते हैं बैंक की लायबिलिटीज, बैंकों की देनदारियां। और जो लोन्स होते हैं ये बैंकों की कहलाते हैं असेट्स, आस्तियां। क्योंकि जो बैंक में जो पैसा हमने जमा किया, डिपॉजिट किया, ये पैसा ना केवल बैंक को वापस करना है बल्कि विद इंटरेस्ट वापस करना है। और जब बैंक को ये जब विद इंटरेस्ट वापस करना है यानी कि बैंक की ये क्या हो गई, लायबिलिटीज हो गई। जबकि जो लोन्स हो गए वो बैंक की असेट्स हो गई, क्योंकि बैंक ने ये पैसा जो है जनता को बांटा है, लोन के रूप में दिया है। ये पैसा ना केवल बैंक के पास वापस आएगा बल्कि विद इंटरेस्ट वापस आएगा, जिससे बैंक ना केवल अपने सारे खर्चे चलाएगा बल्कि जो जमाओं पर जो ब्याज देना है वो भी वो देगा। जर्नी क्या होता है, जब हम अकाउंट्स पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं क्रेडिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट गोज आउट। जो हमारे पास आता है वो क्रेडिट है, जो जाता है वो डेबिट है। लेकिन बैंक बिल्कुल ठीक इसका उल्टा काम करते हैं। यानी कि बैंकों में जो पैसा हमने जमा किया वो बैंक की लायबिलिटीज हो गया, क्योंकि बैंक को वो पैसा वापस करना है, विद इंटरेस्ट वापस करना है। जबकि जो लोन्स हो गए वो बैंकों की असेट्स हो गए, वो बैंकों की जमाएं हो गए, बैंकों के प्रॉफिट्स हो गए, क्योंकि ये पैसा ना केवल बैंक के पास वापस आएगा बल्कि विद इंटरेस्ट वापस आएगा, जिससे बैंक अपने सारे खर्चे चलाएगा। आज हम यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे अबाउट द डिपॉजिट अकाउंट्स। क्या होते हैं, किस प्रकार से काम किए जाते हैं, किस प्रकार से रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड्स होते हैं, उन सब चीजों के ऊपर जो है आज हम डिस्कस करेंगे। जब हम बैंक के डिपॉजिट्स की बात करते हैं तो बैंकों के जो डिपॉजिट्स होते हैं, बैंकों की जो जमाएं होती हैं, इसको हम दो भागों में बांट देते हैं। पहला होता है हमारा डिमांड डिपॉजिट। डिमांड का मतलब होता है मांग जमाएं, और दूसरा होता है टर्म या टाइम डिपॉजिट, मियादी जमाएं। जो डिमांड डिपॉजिट होता है इसका अर्थ हो गया कि वो पैसा जो ऑलवेज एट डिमांड है, यानी कि जिस पैसे को हम कभी भी जमा कर सकते हैं और कभी भी निकाल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट। जैसे हम बात करें सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट, बचत खाता या चालू खाता, ये क्या होते हैं, हमारे डिमांड डिपॉजिट होते हैं। जबकि टर्म डिपॉजिट यानी कि ये पैसा हमने बैंक के पास एक लिमिटेड समय के लिए जमा करवा दिया, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, व्हाट एवर इट इज, ये पैसा हमने बैंक के पास जमा करवा दिया और एक निश्चित समय के बाद हम इस पैसे को वापस निकलवा सकते हैं। जैसे हमने किया, क्या करते हैं हम, फिक्स्ड डिपॉजिट, एफडी कर दी, या हमने आरडी करवा दी, रिकरिंग डिपॉजिट, आवर्ती जमा। जो डिमांड डिपॉजिट का पैसा होता है ये हमेशा ऑन डिमांड होता है, यानी कि हम इस पैसे को कभी भी निकाल सकते हैं, कभी भी जमा कर सकते हैं। तो बैंक क्या करता है, क्योंकि ये ऑलवेज ऑन डिमांड है, बैंक क्या करता है, इस पैसे को कहीं भी मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि आप ये कभी भी निकाल सकते हैं, कभी भी यूटिलाइज कर सकते हैं। जबकि टर्म डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट आपने एक लिमिटेड समय के लिए, जैसे मैंने बताया, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, व्हाट एवर इट इज, आपने इसको बैंक के पास जमा कर दिया और अब
आप बैंक से ये पैसा जो है निश्चित समय के बाद निकलवाएंगे। बैंक को पता है कि अब आप 6 महीने के बाद निकलवाने आएंगे। इस पैसे को बैंक क्या करता है, मार्केट में कहीं इन्वेस्ट कर देता है। जितने समय के लिए आपने जमा करवाया है, बैंक इसको आगे जो है मार्केट में इन्वेस्ट कर देता है, ताकि बैंक भी इससे इनकम जनरेट कर सके। याद रखिएगा, वर्तमान समय में भी हमारे देश में जो हमारे पास जो बैंकों में टोटल पैसा जमा है, उसका लगभग 25 से 30% के आसपास जो पैसा है वो डिमांड डिपॉजिट के अंतर्गत है, जबकि टर्म डिपॉजिट के अंतर्गत जो है दैट इज लगभग 70 से 75% जो पैसा है वो टर्म या टाइम डिपॉजिट में जमा है। क्योंकि जैसे ही हमारे पास डिमांड डिपॉजिट में कुछ एक्स्ट्रा पैसे जमा हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए सेविंग में थे हमारे पास, अपने 20, 25, 30 या 40 हजार रुपए के आसपास हमने अपने सेविंग में रखे, उसके ऊपर जैसे ही पैसा आया, मान लीजिए हमारे खाते में 1 लाख रुपया हो गया, तो हम क्या करते हैं, उस पैसे की FD करवा देते हैं, एक लंबे समय के लिए जमा कर देते हैं, ताकि हमें जो ब्याज की दर है वो ज्यादा मिल सके। सो दैट इज द थिंग। अभी भी हमारे देश में जो पैसे जमा होते हैं, इसी प्रकार से जो है बैंकों के द्वारा पैसे का लेन देन होता है। यहां पर मैं आपको एक चीज और बता देता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो एग्जाम से पूछी भी जाती है। जो डिपॉजिट्स हैं, चाहे वो टर्म डिपॉजिट हो चाहे वो डिमांड डिपॉजिट हो, पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट्स आर डिसाइडेड बाय इंडिविजुअल। यानी कि जो बैंकों में जो डिपॉजिट पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड होता है, चाहे वो सेविंग का हो, चाहे वो FD का हो, चाहे वो RD का हो, कौन डिसाइड करता है, इंडिविजुअल बैंक डिसाइड करता। इसको RBI डिसाइड नहीं करता। 2010 के बाद बैंकों को यह अधिकार दिया गया कि वो अपने डिपॉजिट्स पर इंटरेस्ट रेट खुद डिसाइड कर सके। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स आर क्रेडिटेड ऑन क्वार्टरली बेसिस। जमाओं पर ब्याज खाते में प्रत्येक तिमाही जमा होता। पहले जो होता था ये 6 महीने में एक बार होता था, लेकिन अब ये हर 3 महीने में आपके खाते में ब्याज आएगा। हो सकता है कि बैंक इससे पहले आपके खाते में ब्याज जमा कर दे, लेकिन इसके बाद जमा नहीं कर सकता। उससे पहले ही पहले बैंक को आपके खाते में जमा कर, यानी मान लीजिए अगर बैंक ने आपको जो पैसा बैंक के पास है, अगर वो क्वार्टरली जो इंटरेस्ट देता है वो आपके खाते में हर क्वार्टर में आ जाएगा। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और जो इंटरेस्ट रेट है वो भी अब बैंक ही डिसाइड करता है। और जो इंटरेस्ट मिलता है दैट इज ऑन इंटरेस्ट ऑन डेली बैलेंस। आपके खाते में जो आज का बैलेंस है उसके ऊपर जो है ब्याज मिलता है। आपने अपने खाते में मान लीजिए आज आपने 10,000 रुपए जमा करवाए, तो आज आपको 10,000 रुपए के ऊपर जो है ब्याज मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आपने कल 5,000 रुपए इसमें निकलवा लिए तो कल 5,000 रुपए कम पर ब्याज मिलना शुरू हो जाएगा। यानी कि जैसे जैसे आप जमा करवाते जाएंगे आपका इंटरेस्ट उसी दिन से चालू हो जाएगा, और हर क्वार्टरली उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो आपके खाते में जो है वो जमा कर दिया जाए। दैट इज व्हाट डिपॉजिट, चाहे वो टर्म डिपॉजिट हो चाहे वो डिमांड डिपॉजिट हो। जब हम डिमांड डिपॉजिट की बात करते हैं, अगर हम डिमांड डिपॉजिट की बात करें तो मांग जमा की बात करें तो इसमें एक बहुत ही खासियत चीज होती है। अगर हम बात करें सेविंग की, यहाँ पे मैं आपको 2-3 चीजें बता देता हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहली बात, जो मिनिमम बैलेंस है दैट इज बैंक टू बैंक। हर बैंक का अपना एक अलग नियम है, उसके अंतर्गत जो है बैंक जो है ये डिसाइड करता है कि मिनिमम बैलेंस कितना रखना है। RBI डिसाइड नहीं करता। अगर कोई बैंक 10,000 रुपए मिनिमम बैलेंस करता चाहता है तो कर सकता है, उसको अधिकार है, ठीक। और मैक्सिमम बैलेंस, किसी भी खाते में मैक्सिमम बैलेंस की कोई सीमा नहीं है। आप अपने खाते में जितना चाहे उतना पैसा जो है आप जमा करवा सकते हैं। दैट इज द मिनिमम एंड द मैक्सिमम बैलेंस ऑन डिमांड डिपॉजिट। दूसरी चीज जो आती है, अगर हम बात करें करंट अकाउंट, करंट अकाउंट में भी सेम चीज है, मिनिमम बैलेंस बैंक टू बैंक। हर बैंक अपना अलग से निर्धारित कर सकता है, और सेम चीज इसमें भी यही चीज है, मैक्सिमम बैलेंस नो लिमिट। आप जितना चाहे अपने बैंक में आप डिपॉजिट कर सकते हैं।
यहां पर एक क्वेश्चन और अराइज होता है, दोनों में अंतर क्या है ये पता ही है। सेविंग अकाउंट है दैट इज ओनली फॉर सेविंग पर्पस, आप अपने सेविंग के पर्पस के लिए खाता खोलते हैं, जबकि जो करंट अकाउंट है दैट इज फॉर बिजनेस पर्पस। जब आपका कोई बिजनेस चलता है, बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स के लिए आप जो खाता खोलते हैं दैट इज करंट अकाउंट। अगर हम बात करें टर्म डिपॉजिट की, मियादी जमा की, यहां पर इंपॉर्टेंट चीज आती है, क्योंकि यहां पर एक क्वेश्चन आता है जिसमें बच्चे जो है बहुत बुरी तरह से कंफ्यूज करते हैं और गलत कर जाते हैं। दैट इज, इसमें जो सबसे पहली चीज आती है टर्म डिपॉजिट की। अगर हम बात करें यहां पर फिक्स्ड डिपॉजिट, यानी कि आपने एक निश्चित अवधि के लिए बैंक में अपना पैसा जो है वो जमा कर दिया। और जब फिक्स्ड डिपॉजिट की बात करते हैं तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है दैट इज मिनिमम पीरियड। आप अपने खाते का जो आप एफडी करवाते हैं, एफडी का आप मिनिमम पीरियड कितना रख सकते हैं, यानी कि आप कम से कम कितने समय के लिए जो एफडी है वो खोल सकते हैं। याद रखिएगा एफडी का पीरियड जो मिनिमम पीरियड है दैट इज, इसको हम दो भागों में बांटते हैं। पहला है 7 days, 7 दिन। इफ द अमाउंट इज ₹15 lakhs एंड अबव, यदि आप 15 लाख या उससे ऊपर की एफडी खुलवाते हैं तो आप 7 दिन की भी खुलवा सकते हैं। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में दैट इज 14 days। नॉर्मल कंडीशंस आप जो एफडी है वो 14 दिन खुलवा सकते। मान लीजिए आप अगर 15 लाख से कम की एफडी खुलवाना चाहते हैं तो आप कम से कम 14 दिन की खुलवा सकते हैं, 14 दिन से कम की नहीं खुलवा सकते। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आती है दैट इज मैक्सिमम पीरियड, एफडी का अधिकतम काल। एफडी आप मैक्सिमम कितने समय खुलवा सकते हैं, याद रखिएगा ये गाइडलाइंस आरबीआई की गाइडलाइंस है जो सभी बैंकों पे समान रूप से कार्यरत होती है। ये नहीं कि प्राइवेट बैंक है उसकी गाइडलाइंस अलग होगी, प्राइवेट सरकारी बैंकों की अलग होंगी, ऐसा नहीं होता। चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, चाहे वो सरकारी बैंक हो, चाहे वो कोई कोऑपरेटिव बैंक हो, सबके ऊपर सेम गाइडलाइंस जो है वो फॉलो होती हैं। और मैक्सिमम पीरियड है दैट इज 120 months, यानी कि 10 साल। 10 साल से ज्यादा की एफडी आप नहीं करवा सकते। पीरियड तो ये हो गया, अमाउंट वो बैंक की मर्जी है और आपकी मर्जी है। मिनिमम बैलेंस जो एफडी का जो मिनिमम अमाउंट है वो आपकी बैंक की मर्जी है, जितना वो रखना चाहे वो रख सकता है। और मैक्सिमम भी कोई लिमिट नहीं है, आप जितने की एफडी चाहे वो करवा सकते हैं, चाहे वो 5 करोड़ की, 10 करोड़ की, 50 करोड़ की, जितने की आप चाहे वो करवा सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट। दूसरा होता है आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट, यानी कि आवर्ती जमा। यानी कि आपने बैंक को बोला कि हम हर महीने अपने खाते में कुछ ना कुछ पैसे जमा करवाएंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास सैलरी आती है तो आपने क्या किया, आपने बोला कि मुझे सेविंग करनी है। एक्चुअली क्या होता है कि अगर सारा पैसा हम घर पे ले जाएंगे तो खर्च हो जाता है, तो हमने क्या किया, पहले ही बैंक में एक आरडी खुलवा दिया। मान लीजिए हमने 1000 रुपए की आरडी खुलवाई, यानी कि अब हर महीने 1000 रुपए हमारे खाते में से बैंक में जाते रहेंगे, बैंक में सेविंग होती रहेगी। अब ये हम सेविंग में मान लीजिए क्या होता है, हमने सेविंग खाता खुलवाया हुआ है तो कभी हम जमा करें नहीं करें, कभी मान लीजिए ज़्यादा खर्चा हो गया, छोड़ इस महीने नहीं करते हैं, हम कैसा कर सकते हैं। लेकिन अगर आरडी करवाया हुआ है तो हमें निश्चित रूप से यहाँ पर पैसा जमा करना ही पड़ेगा, जिससे हमारी सेविंग हैबिट्स क्या हो जाती हैं, वो बढ़ जाती है। और आरडी का जो होता है दैट इज, अगर इसका मिनिमम पीरियड की बात करें, आरडी को कि ये मंथली होती है, हर महीने जमा करते हैं, इसलिए इसका मिनिमम पीरियड रखा गया है 6 months, 6 महीने। 6 महीने से कम की आरडी नहीं खुल सकती। और अगर हम बात करें इसमें मैक्सिमम पीरियड, अधिकतम काल, दैट इज सेम वही जो एफडी का था, 10 साल। 120 महीने या 10 साल। 10 साल से ज्यादा की ना तो एफडी खोली जा सकती है और ना ही आरडी खोली जा सकती है। दैट इज द एफडी एंड द आरडी, सेम वही। आरडी भी जो है बैंक डिसाइड करेगा कि मिनिमम कितने अमाउंट की रखनी है और मैक्सिमम तो कोई लिमिट होती नहीं, आप जितने की चाहें उतने की आरडी। जो बिजनेसमैन होते हैं बड़े बड़े, वो 1 करोड़ 2 करोड़ महीने की भी आरडी खुलवाते हैं, खुलवा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। मिनिमम बैंक डिसाइड करेगा कि मिनिमम बैंक का अमाउंट कितना है कि वो उससे कम पर जो है वो आरडी नहीं। दैट इज द एफडी एंड द आरडी पार्ट, किस प्रकार से बैंकों में एफडी और आरडी करते हैं। और रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक डिसाइड करता है, वो डिसाइड करता है कि बैंक हर पीरियड के लिए अलग डिसाइड करता है कि 2 महीने के लिए इतना रखूंगा, 4 महीने के लिए इतना, 6 महीने के लिए इतना, 2 साल के लिए इतना, वो बैंक डिसाइड करेगा कि एफडी और याद रखिएगा एफडी और आरडी जब भी खुलती हैं
उसके जो इंटरेस्ट रेट होते हैं वो बराबर होंगे। मान लीजिए अगर आपने 6 महीने की आरडी खुलवाई या 6 महीने की एफडी करवाई, दोनों का इंटरेस्ट रेट समान होगा, अलग अलग नहीं होगा। क्लियर? दैट इज द वन पार्ट ऑफ द डिपॉजिट। अभी हमने बोला कि बैंक मिनिमम बैलेंस के साथ खाता खोलता है और जो मिनिमम बैलेंस है वो बैंक में आपको रखना पड़ता है, अदरवाइज बैंक क्या करता है, पेनल्टीज चार्ज कर लेता है। लेकिन अगर हम बात करें तो हमारी सरकार लगातार यह प्रयास कर रही है कि जो लोग हैं सभी लोगों का बैंकों में खाता खुले। लेकिन अगर हम बात करें कि मिनिमम बैलेंस रखना है और अगर नहीं रखेंगे तो चार्जेस कट जाएगा। अब जो गरीब व्यक्ति है या जिसके पास पैसा कम रहता है, अब वो क्या करे बेचारा? अब उसको बैंक खाता भी खुलवाना है और उसमें मिनिमम बैलेंस भी रखना, उसका पैसा है ही नहीं बेचारा, वो कहां से पैसा रखे? इसके लिए बड़ी समस्याएं थी। इसके लिए गवर्नमेंट ने बोला कि बैंकों को एक अन्य प्रकार का खाता खोलना है जिसमें मिनिमम बैलेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। यानी कि यहां पर बिना किसी रोक टोक के आप अपना पैसा जो है जमा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, बिना मिनिमम बैलेंस को रखे। उस खाते को नाम दिया गया BSBDA। ये वो खाता है जिसके ऊपर एग्जाम्स में कॉमनली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। याद रखिए, मैं साथ को बता रहा हूं कि क्वेश्चंस कहां से अराइज होते हैं, किस प्रकार से अराइज होते हैं। और एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, जब भी इकोनॉमिक्स में खासकर मैं बता रहा हूं कि जब भी किसी सेक्टर में, किसी क्षेत्र में बदलाव आते हैं, उसके क्वेश्चंस आने 100% श्योर हो जाते हैं कि उसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस अपने आप बढ़ जाते हैं। इसीलिए मैं बार बार बच्चों को एक चीज की रिक्वेस्ट करता हूं कि आप बार मैं बच्चों को बताता हूं कि आप न्यूज़पेपर को, मैगजीन्स को लगातार पढ़िए। न्यूज़पेपर को पढ़ना एक हैबिट में डालिए कि आपको जो न्यूज़पेपर है वो हैबिट में रहे, जिससे जो भी किसी सेक्टर में चेंजेस हो, आपको बेसिक हमने सारा बता दिया कि बेसिक में ये सब चीजें हो गई, लेकिन उस बेसिक में जो रेगुलर चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि याद रखिएगा आज वो समय है जब इकोनॉमी में डेली चेंजेस हो रहे हैं। और ये मैं रियलिटी में बता रहा हूं, ऐसा हमारे साथ भी होता है कि सपोज कीजिए मैंने आज कोई न्यूज़पेपर पढ़ा और उसमें मैंने पढ़ा कि गवर्नमेंट की ये जो पॉलिसीज थी वो ये आई, और मैंने सपोज कीजिए 2-3 दिन किसी भी रीजन से, XYZ रीजन से मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाया, और मैंने जब चौथे दिन न्यूज़पेपर पढ़ा तो मुझे पता ही नहीं चला कि उन जो हमने जो चीज पढ़ी थी 3 दिन पहले, उसमें भी गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस कर दिए। अब मेरा जो क्वेश्चन था वो तो गलत हो गया, क्योंकि मैंने जो था वो पुरानी चीज पढ़ी हुई थी, अब क्वेश्चन जो था वो नए के हिसाब से आया। दैट इज द रीजन मैं बच्चों को बार बार एक सलाह देता हूं कि एक हैबिट में डालिए कि आपको जब तक आप न्यूज़पेपर डेली नहीं पढ़ लेंगे, आप नहीं सोएंगे, चाहे आपके पास कितना मर्जी जरूरी काम हो। और मान लीजिए किसी कारण नहीं पढ़ पाए, कोई ऐसा इमरजेंसी में थे, अगले दिन 2 न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, व्हाट इज देयर। क्योंकि न्यूज़पेपर में ऐसा नहीं होता कि बहुत लंबे समय के लिए कोई चीजें आती हो, बहुत ही लिमिटेड चीजें आती हैं जो आपको पढ़नी होती है, आपको फालतू चीजें तो पढ़नी नहीं है। सो दैट इज द थिंग। मैं बार बार इसलिए बच्चों को समझाता हूं कि आप बार बार जो है इन चीजों को देखिए और आप जो है अपने आप को अपडेट रखिए। बात करते हैं BSBDA। ये वो खाता है जहां पर बैंक को मिनिमम बैलेंस रखने की जोर नहीं दे सकता अपने कस्टमर। BSBDA इसका पूरा नाम होता है बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट ये वो खाता है जो आप बैंक में खोलते हैं। याद रखिए, कोई भी बैंक, चाहे वह प्राइवेट हो, सरकारी हो, विदेशी हो, कोऑपरेटिव हो, किसी भी प्रकार का बैंक होगा, वो ये खाता खोलने से मना नहीं कर सकता। इस खाते की खासियत होती है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, दैट इज नो मिनिमम बैलेंस। यानी कि यहां पर बैंक कोई न्यूनतम बैलेंस को फिक्स नहीं कर सकता। नंबर 2, मैक्सिमम बैलेंस ₹50,000 एट एनी टाइम। किसी भी समय इस खाते का जो मैक्सिमम बैलेंस है वो 50,000 रुपए से ज्यादा का नहीं हो सकता। नंबर 3, मैक्सिमम डिपॉजिट इन द अकाउंट इन अ मंथ ₹10,000। इस खाते में आप एक महीने में 10,000 रुपए से ज्यादा जमा नहीं कर सकते। मैक्सिमम बैलेंस इज 10,000, यानी कि आप एक महीने में अगर आपने 10,000 रुपए जमा कर दिए तो अब आप इससे ज्यादा जो पैसा है वो इसमें जमा
नहीं कर सकते। नेक्स्ट चीज जो आती है दैट इज मैक्सिमम विड्रॉयल इन ए मंथ। आप एक महीने में बैंक से जो पैसा निकाल सकते हैं दैट इज 10,000, 10,000, यानी कि आप एक महीने में 10,000 रुपए से ज्यादा का विड्रॉयल नहीं कर सकते। यानी कि चाहे आप एटीएम से करें चाहे आप बैंक जाकर के, सपोज कीजिए आपने एटीएम से 2 बार 5-5 हजार रुपए निकाल लिए, अब आप इसके बाद पूरे महीने तक बैंक से पैसे नहीं निकाल सकते। अब आप अगले महीने की जब पहली तारीख आएगी तभी आप इसमें से पैसा निकाल सकते। और इसमें जो होता है दैट इज नो लोन क्रेडिट कार्ड, और इन खातों पर बैंक ना तो कोई ऋण दे सकता है और ना ही क्रेडिट कार्ड दे सकता है। हाँ, लेकिन चेकबुक और डेबिट कार्ड ये दोनों चीजें मिलेंगी। याद रखिएगा ये क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है 10,000 रुपए मैक्सिमम आप एक महीने में निकाल सकते हैं, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया। क्योंकि अगर आपने ध्यान से देखा हो टीवी में एक ऐड आता है आरबीआई का, बीएसबीडीए का, आप बिना किसी मिनिमम बैलेंस के अपने खाते में जो खाता है वह बैंक में खोल सकते हैं। अगर आप टीवी में ऐड देखते हैं, आरबीआई के जो ऐड देखते हैं उसमें आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। सो दैट इज द बीएसबीडीए। इस प्रकार से भारत में बीएसबीडीए जो खाता है वो खोला जाता है जिसमें मिनिमम बैलेंस की किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं होती। दैट इज द वन पार्ट। दूसरे पार्ट पर आते हैं। जब हम खाता खोलते हैं तो हमें एक चीज चाहिए होती है दैट इज कॉल्ड केवाईसी। केवाईसी इज नो योर कस्टमर। अपने ग्राहक को पहचानिए। एक्चुअली जो ये नो योर कस्टमर है, केवाईसी है, ये ना केवल बैंकों में बल्कि जहां पर भी कहीं पर भी पब्लिक सर्विस है वहां पर केवाईसी अनिवार्य है। जब तक आप अपना केवाईसी पूरा नहीं करेंगे बैंक कोई खाता आपका खोल ही नहीं सकता, या एलआईसी आपके लिए कोई पॉलिसी इश्यू नहीं कर सकती, आपको मोबाइल कनेक्शन नहीं मिल सकता, आपको गैस का कनेक्शन नहीं मिल सकता। यानी कि जहां पर भी पब्लिक सर्विस आप ले रहे हैं या जो एजेंसी है जहां से भी सुविधा ले रहे हैं वहां पर आपको अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट जमा करवाना पड़ेगा। और ये जो है ये मैंडेटरी है, अनिवार्य है। किसके अंतर्गत? पीएमएलए 2002 के अंतर्गत। ये पीएमएलए 2002 के अंतर्गत अनिवार्य है। पीएमएलए इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि पैसे की जो हेर फेर है उसको खत्म करने का जो भारत सरकार का अधिनियम बनाया गया, एक्ट बनाया गया, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के अंतर्गत अनिवार्य है कि जहां पर भी आप कोई पब्लिक सर्विस लेंगे तब आप वहां पर केवाईसी देंगे। पीएमएलए जो है इसने एक्चुअली बैंक की एक डेफिनेशन डिफाइन करी कि बैंक में जो कस्टमर है वो कौन होगा। एक्चुअली पीएमएलए 2002 से पहले बैंक के कस्टमर की, बैंक के ग्राहक की कोई डेफिनेशन थी ही नहीं। ये हम मान सकते थे कि जो भी बैंक में खाता रखता है वो बैंक का कस्टमर है, लेकिन पीएमएलए ने क्वालिफाई किया कि कौन बैंक का कस्टमर होगा। इस अधिनियम के अनुसार इफ एनी पर्सन डज एनी टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन विद द बैंक वेदर द पर्सन हैज द अकाउंट और नॉट इज अ बैंक कस्टमर। कोई भी व्यक्ति जो बैंक से किसी भी प्रकार की ट्रांजैक्शन करेगा, लेन देन करेगा, चाहे उसका बैंक में खाता है या नहीं है, वो बैंक का ग्राहक कहलाएगा। जैसे मान लीजिए जैसे आप बैंक में आपका खाता है तो अपने आप ही बैंक के कस्टमर बन गए, लेकिन सपोज कीजिए आप बैंक में आपका खाता नहीं है, आप बैंक में डीडी बनवाने के लिए गए, डिमांड ड्राफ्ट बनवाने के लिए गए। जैसे आप बैंक में डीडी बनवाने के लिए गए आप बैंक के कस्टमर की श्रेणी में आ गए। आप बैंक गए और आपने मेरा चेक मुझसे लिया हुआ था, आप उसको कैश करवाने के लिए बैंक में गए। जैसे आप बैंक में गए, आप ट्रांजैक्शन करने के लिए गए, आप मेरे खाते में से पैसे निकालने के लिए गए, आप क्या बन गए? बैंक के कस्टमर बन गए। यानी कि जैसे ही आप बैंक के से किसी प्रकार की कोई गतिविधि करते हैं आप अपने आप ही बैंक के कस्टमर बन जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें एक और चीज की, अगर हम केवाईसी की बात करें तो ये पता ही है इसमें आपको दो चीजें चाहिए होती हैं। एक चाहिए होता है आपको आईडी प्रूफ, आइडेंटिफिकेशन प्रूफ, और दूसरा होता है
एड्रेस प्रूफ। यानी कि पहला होता है आपका आईडी प्रूफ, जहां पर भी आपका फोटो लगा हुआ है, जैसे हमने बात करी पैन कार्ड, या हमने बात करी ड्राइविंग लाइसेंस, या हमने बात करी आधार कार्ड, या हमने बात करी पासपोर्ट। जहां पर भी आपका, या आपके ऑफिस का कार्ड, आपके कॉलेज का कार्ड, जहां पर भी आपका एड्रेस प्रूफ है, जहां पर भी आपका फोटो लगा हुआ है, वो बन गया आपका आइडेंटिफिकेशन प्रूफ। एड्रेस प्रूफ जहां पर भी आपका एड्रेस मेंशन्ड है, जैसे हम बात करें आधार कार्ड, पासपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लीज एग्रीमेंट, राशन कार्ड, जहां पर भी आपका एड्रेस मेंशन्ड है वो बन गया आपका एड्रेस प्रूफ। तो इस प्रकार से जो है हमारे जो केवाईसी के अंतर्गत जो है ये चीजें जो है वो आती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट चीज की। ये तो हो गया केवाईसी वाला पार्ट। जब हम बैंकों की बात करते हैं, डिपॉजिट की बात करते हैं, तो हम इसके साथ लेते हैं एटीएम। व्हाट इज एटीएम? पहली बात तो ये है एटीएम की फुल फॉर्म। एटीएम की जो फुल फॉर्म है वो एग्जाम्स में, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो एसएससी हो, या कोई भी एग्जाम हो, कई बार पूछी गई है। एटीएम का मतलब होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, स्वचालित टेलर मशीन। क्या होती है ये स्वचालित टेलर मशीन? स्वचालित टेलर मशीन का मतलब होता है वो टेलर, याद रखिएगा बैंकों में टेलर का मतलब होता है कैशियर, यानी कि जो व्यक्ति आपको पैसा दे दैट इज कैशियर, दैट इज टेलर। और एटीएम का मतलब ये होता है वो मशीन जो आपको पैसा दे या आपसे पैसा ले, दैट इज टेलर मशीन। जब हम एटीएम्स की बात करते हैं तो एटीएम्स दो प्रकार के होते हैं। एटीएम्स को हम दो भागों में बांटते हैं। एक होते हैं हमारे ब्राउन लेबल एटीएम और दूसरे होते हैं हमारे व्हाइट लेबल एटीएम। ब्राउन लेबल एटीएम एंड व्हाइट लेबल एटीएम। व्हाट इज ब्राउन लेबल एटीएम? ब्राउन लेबल एटीएम वह एटीएम जो किसी बैंकिंग संस्था द्वारा लगाया जाए। कोई भी ऐसा एटीएम जो बैंक लगाएगा वो क्या कहलाएगा? ब्राउन लेबल एटीएम। जैसे एसबीआई का एटीएम, पीएनबी का एटीएम, एचडीएफसी का एटीएम, फॉरेन बैंक से मान लीजिए सिटी बैंक है, बैंक ऑफ अमेरिका है, उसका एटीएम। जब भी किसी बैंक अपना एटीएम लगाएगा उसको हम बोलेंगे ब्राउन लेबल एटीएम, यानी कि वो एटीएम जहां पर किसी बैंक का लोगो हो, बैंक का बोर्ड हो, दैट इज कॉल्ड ब्राउन लेबल एटीएम। व्हाइट लेबल एटीएम वह एटीएम जो किसी गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान द्वारा लगाया जाए। कोई भी एटीएम जो कोई एनबीएफसी या कोई कंपनी लगाए, दैट इज कॉल्ड व्हाइट लेबल एटीएम। जैसे आपने देखा होगा टाटा इंडिकैश, टाटा ने अपने जो एटीएम्स लगाए, दैट इज कॉल्ड व्हाइट लेबल एटीएम। रिलायंस एटीएम इज व्हाइट लेबल एटीएम। या मान लीजिए मुथूट जो कॉर्पोरेशन है, जो मुथूट कंपनी है, अगर वो अपना एटीएम लगाए तो क्या हो जाएगा? व्हाइट लेबल एटीएम। यानी कि वो एटीएम्स जहां पर बैंक के अलावा कोई भी अन्य संस्था जब एटीएम लगाती है, देन इट इज कॉल्ड व्हाइट लेबल एटीएम। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द ब्राउन लेबल एंड द व्हाइट लेबल एटीएम्स। एटीएम्स के बाद हम आते हैं एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज पर, और वर्तमान समय में जिसका प्रयोग बहुत तेजी से बढ़ रहा है और आरबीआई और सरकार उसके ऊपर विशेष रूप से काम कर रही है, और अभी रिसेंटली बहुत सी नई गाइडलाइंस इसके क्षेत्र में आई हैं। दैट इज आरटीजीएस एंड एनईएफटी। आरटीजीएस और एनईएफटी क्या होता है और इसमें क्या अंतर है, अब हम इसके बारे में डिटेल में जो है हम डिस्कस करेंगे। एनईएफटी क्या होता है? एनईएफटी इज नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, दैट इज एनईएफटी। एनईएफटी का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम वन बैंक टू अनदर इलेक्ट्रॉनिकली मेथड से एक बैंक से दूसरे बैंक में फंड ट्रांसफर करना। याद रखिएगा, चाहे आरटीजीएस हो चाहे एनईएफटी हो, यहां पर हम फंड ट्रांसफर की बात करते हैं एक बैंक से दूसरे बैंक, एक बैंक की दूसरी ब्रांच से नहीं। मान लीजिए एक ब्रांच
SBI की, मान लीजिए आपने X ब्रांच से Y ब्रांच में पैसा भेजना है, उसके लिए डायरेक्ट ट्रांसफर है, उसके लिए हमें RTGS NEFT की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि हमें फंड ट्रांसफर करना है एक बैंक से दूसरे, मान लीजिए हमें SBI की एक ब्रांच से PNB की दूसरी ब्रांच में अगर हमें फंड ट्रांसफर करना है, देन इट इज NEFT। NEFT का मतलब होता है, दैट इज, ये तो क्लियर हो गया एक चीज आपको। जब NEFT की बात करते हैं इसमें एक और दूसरी चीज आती है, दैट इज मिनिमम अमाउंट नो लिमिट। यानी कि आप यहां पर NEFT में आप बिना किसी लिमिट के पैसा भेज सकते, यानी कि आप यदि चाहें 1 रुपया ट्रांसफर करना चाहें तो आप 1 रुपया भी ट्रांसफर कर सकते हैं। और अगर हम बात करें मैक्सिमम अमाउंट, दैट इज ₹2 लाख, आप NEFT के द्वारा 2 लाख तक का फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। क्लियर? यानी कि आप 1 रुपया से लेकर या 50 पैसे से लेकर आप 2 लाख रुपए तक का जो फंड ट्रांसफर है वो NEFT के अंतर्गत कर सकते हैं। और NEFT और RTGS की एक खासियत है कि ये क्या है, ये विद इन कंट्रीज है, एक ही देश के भीतर है। यानी कि हमारे देश से बाहर विदेश में जैसे पैसा नहीं भेजा जा सकता, इसमें जो पैसा है वो केवल और केवल हमारे देश के भीतर ही भेजा जा सकता है। लेकिन NEFT में एक सुविधा दी गई है, फंड्स मैक्सिमम अप टू ₹50,000 पर डे कैन बी ट्रांसफर्ड टू नेपाल। यानी कि नेपाल में हम एक दिन में 50,000 रुपए मैक्सिमम ट्रांसफर कर सकते हैं, 50,000 रुपए से ज्यादा नहीं, और एक दिन में केवल 50,000 रुपए, एक व्यक्ति 50,000 रुपए ट्रांसफर नेपाल कर सकते हैं। याद रखिएगा, ट्रांसफर टू नेपाल, हम ट्रांसफर कर सकते हैं, वहां से पैसा आ नहीं सकता। इट इज ओनली वन वे एंट्री, क्योंकि ये फैसिलिटी नेपाल को स्पेशली दी गई है क्योंकि नेपाल की एक बहुत बड़ी आबादी जो है वो भारत में काम करती है, भारतीय सेना में काम करती है, जिस कारण से नेपाल के लिए ये एक विशेष सुविधा जो है NEFT के अंतर्गत प्रदान की गई है। दूसरा होता है RTGS। RTGS दैट इज रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। NEFT में क्या होता है कि जो फंड ट्रांसफर होते हैं वो हर आधे घंटे के बाद होते हैं। टाइमिंग है उसका सुबह 8 बजे से शाम 7:30 बजे तक, यानी कि हर आधे घंटे के बाद जो है वो पैसा जो है वो ट्रांसफर होता है। लेकिन RTGS में कैसा होता है, रियल टाइम पर होता है। रियल टाइम मतलब कि जैसे ही आपने फंड ट्रांसफर किए ये इमीडिएटली कार्य करना प्रारंभ कर देगा, दैट इज कॉल्ड रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। और इसमें जो मिनिमम अमाउंट है जो आप ट्रांसफर कर सकते हैं, दैट इज ₹2 लाख। आप इसमें 2 लाख या उससे ऊपर फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। और RTGS में जो मैक्सिमम अमाउंट लिमिट है, दैट इज नो लिमिट, यानी कि आप इसमें कितना भी अमाउंट जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। और इसमें एक्चुअली अभी एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया है कि जो RTGS है, पहले ये शाम को होता था 4:30 बजे तक, लेकिन अभी RBI ने इसका टाइमिंग जो है वो बढ़ाकर कर दिया है 6 बजे तक, यानी कि इसमें अभी 1.5 घंटे का टाइम एक्सटेंशन जो है वो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट के अंतर्गत जो है किया गया है। इसके अलावा फ्रॉम 1 जुलाई 2019, 1 जुलाई 2019 से नो चार्जेस बाय द बैंक्स ऑन NEFT RTGS। 1 जुलाई 2019 से RBI के निर्देश है कि कोई भी बैंक NEFT और RTGS के चार्जेस कलेक्ट नहीं कर सकता। इट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा दे रहे हैं, हमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को बढ़ाना है, जिस कारण से यह डिसाइड किया गया है कि अब NEFT और RTGS पर किसी प्रकार का कोई चार्ज, कोई बैंक किसी प्रकार का कोई चार्ज रिकवर नहीं करेगा, चाहे कोई सा भी बैंक हो, चाहे वो प्राइवेट हो, सरकारी हो, विदेशी हो, कोई सा बैंक हो जो भारत में कार्यरत है। इसके अलावा जो NEFT और RTGS की खासियत होती है कि अभी वर्तमान में जो NEFT और जो RTGS है ये अभी संडे, पब्लिक हॉलीडे और RBI की छुट्टी के दिन कार्य नहीं करेंगे, यानी कि संडे को यह काम नहीं करेगा, पब्लिक हॉलीडेज को काम नहीं करेगा, या उस दिन जिस दिन भी RBI की छुट्टी होगी
एनईएफटी और आरटीजीएस दोनों ही काम नहीं करते। अभी आरबीआई ने एक नया निर्देश जारी किया है कि आरबीआई इसके ऊपर काम कर रहा है कि नवंबर 2019 से जो एनईएफटी है इसको 7 दिन कर दिया जाए। आरबीआई इस काम में तेजी ला रहा है कि अब क्योंकि एनईएफटी आरटीजीएस के संडे को या वीकली डेज में या कभी भी और जब छुट्टी होती है उस दिन बंद हो जाता है, जिससे पैसे का लेन देन रुक जाता है। इस कारण से आरबीआई इसके ऊपर कार्य कर रहा है कि बहुत ही जल्दी जो एनईएफटी है, अभी आरटीजीएस की बात नहीं कर रहे हैं, इसके केवल एनईएफटी की बात कर रहे हैं कि एनईएफटी में जो फंड का जो फ्लो है वो 7 दिन हो, इसमें किसी प्रकार की छुट्टी का प्रावधान ना रहे, ताकि यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन है ना केवल फास्ट हो सके बल्कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स को बढ़ावा भी दिया जा सके। इसके अलावा जब हम एनईएफटी और आरटीजीएस करते हैं तो ये पता ही होगा, जब भी हम एनईएफटी या आरटीजीएस करते हैं तब हमें चाहिए होता है एक कोड। कौन सा कोड चाहिए होता है हमें? जब हम एनईएफटी आरटीजीएस तो हमें एक कोड चाहिए होता है, दैट इज कॉल्ड IFSC। IFSC इज इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। IFS कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। आपके पास अगर एनईएफटी आरटीजीएस करना है, यदि आपके पास IFSC है तभी आप फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, अदरवाइज ये फंड ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि जो IFSC है यही बताता है कि फंड कहां पर, कौन से बैंक की कौन सी ब्रांच में जाना है। IFSC जो है दैट इज ऑफ 11 डिजिट। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है कि जो IFSC है ये कितने डिजिट का होता है। याद रखिएगा, जो IFSC है ये 11 डिजिट का होता है, जिसमें 1 to 4 जो पहले 4 डिजिट होते हैं डिनोट्स बैंक कोड। जो इसमें पहले 4 डिजिट होते हैं वो डिनोट करते हैं बैंक कोड कि कौन सा बैंक है। फिर आता है 5th कोड। 5th कोड इज ऑलवेज 0। 5वां कोड जो है वो सदैव अभी 0 है। ये इसलिए 0 रखा गया है कि जब आगे जब ब्रांचेस बढ़ जाएंगी या फिर ट्रांजेक्शन बढ़ जाएंगी तब नई ब्रांचेस को ऐड करना होगा, तो 0 को हटा देंगे और नई ब्रांचेस जो है उस पर कोड जो है इसमें एंटर हो सकेंगे। और इसमें 6 से 11 तक होता है ब्रांच कोड। जिस ब्रांच में पैसा जाना है वो 6 से 11 तक। ये अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है, केवल न्यूमेरिक हो सकता है, केवल अल्फा हो सकता है, वो बैंक पर डिपेंड करता है, लेकिन 11 डिजिट का होता है। और इसी के थ्रू ही सही बैंक की सही ब्रांच में पैसा पहुंचता है, उसको वहां से खाते में जाता है। दैट इज आरटीजीएस एंड एनईएफटी। जब हमने बोला कि आरटीजीएस एनईएफटी होता है तो पूरा सिस्टम मेंटेन करता है, तो इसको मेंटेन करता है भारत में जितनी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हैं, चाहे वो आरटीजीएस हो, चाहे वो एनईएफटी हो, चाहे वो भीम हो, जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उसको रेगुलेट करता है NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भारत में जितनी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हैं उसको रेगुलेट करते हुए काम करता है, और इसके अंतर्गत जो है पूरा डिटेल्ड में जो है वो काम करता है। और इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज एट मुंबई। मुंबई में जो है इसका हेडक्वार्टर है, और ये जो है NPCI इज सब्सिडरी ऑफ RBI। ये जो है RBI के अधीनस्थ काम करता है, यानी कि ये RBI की एजेंसी के रूप में काम करता है। यानी कि भारत में जो आपने एक नाम सुना होगा भीम ऐप, या आपने UPI के बारे में सुना होगा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये सब जो भीम ऐप है उसको बनाने वाला, उसको मेंटेन करने वाला दैट इज NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो इसके अंतर्गत जो है वो काम करता है। सो दैट इज द अवर डिपॉजिट का एक पार्ट कि किस प्रकार से जो डिपॉजिट जो है वो उसके अंतर्गत काम करता है। जब हम इन सब चीज़ों की बात करते हैं तो इसमें हम एक और चीज़ के डिस्कस कर लेते हैं। आपने अभी हम बात करते हैं एक और चीज़ की, दैट इज IMPS। IMPS इज इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सिस्टम। इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सिस्टम, ये जो है मोबाइल के थ्रू जब आप एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में फंड ट्रांसफर करते हैं दैट इज
IMPS, इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सिस्टम के अंतर्गत जो है ये काम करता है। और इसके अंतर्गत आपको जब भी आप IMPS से ट्रांसफर करते हैं तो आपको चाहिए होता है MMID। आप MMID के थ्रू जो है आप फंड्स को जो है एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में ट्रांसफर कर सकते हैं। MMID इज मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। ये सब फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा क्योंकि ये रेगुलरली एग्जाम्स में आजकल पूछी जा रही है। MMID इज मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, जिसके द्वारा जो पैसा है वो एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में ट्रांसफर होता है। अब हम डिस्कस करेंगे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर, दैट इज स्मॉल सेविंग स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार की छोटी बचत योजनाएं। भारत सरकार की छोटी बचत योजनाओं के ऊपर अब हम बातचीत करेंगे। एक्चुअली भारत सरकार ने लोगों के अंदर सेविंग की हैबिट को इनकलकेट करने के लिए, सेविंग की हैबिट्स को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने छोटी कुछ बचत योजनाएं चलाई, जिससे लोगों के अंदर सेविंग की हैबिट बने और जो लोग हैं वो अपना पैसा जमा करें, जिससे फायदा ये हो सकता है कि जो पैसे का लेन देन है वो मार्केट में फ्लो ज्यादा हो जाएगा मनी का, जिससे जो मनी है उसको एक हाथ से दूसरे हाथ में जाने में सरलता हो जाएगी। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने जो है छोटी कुछ बचत योजनाएं जो है वो चलाई हैं, जो इसके अंतर्गत जो है अब हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअली भारत सरकार की जो बचत योजनाएं हैं उसमें 5 योजनाएं आती हैं। पहली आती है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, PPF। पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो है वो इसके अंतर्गत आता है। दूसरा होता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, NSCs। तीसरा होता है किसान विकास पत्र, KVPs। चौथा होता है आजकल सबसे अधिक चर्चा में रहता है सुकन्या समृद्धि योजना, SSY। और पांचवा होता है सीनियर सिटीजन 5 इयर्स डिपॉजिट स्कीम, वरिष्ठ नागरिकों के लिए 5 वर्षीय डिपॉजिट स्कीम। ये जो 5 स्कीम्स हैं इसके अंतर्गत जो है काम किया जाता है। जो भारत सरकार ये 5 योजनाएं चलाती है जिसमें हम पैसा जमा करते हैं और इस पैसे में गवर्नमेंट ना केवल हमको हाई इंटरेस्ट देता है, उच्च ब्याज देता है, इसके अलावा हमें जो हमारी इनकम टैक्स है उसमें भी बहुत सारे रिबेट्स देता है ताकि हमारे इनकम टैक्स में जो है वो कुछ कमी आ जाती है। जब हम इनकी बात करेंगे तो उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। PPF का मतलब होता है कि जहां पर ये कहां खुलता है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है अकाउंट कैन बी ओपन्ड इन एनी पोस्ट ऑफिस एंड इन सेलेक्टेड ब्रांचेस ऑफ सेलेक्टेड बैंक्स। जो PPF खाता है, पब्लिक प्रोविडेंट खाता है, याद रखिएगा PF अलग है। कहीं आप समझे कि ये PF की बात कर रहे हैं, PF की बात नहीं कर रहे हैं। PF वो होता है जो आपके सैलरी में से, आपकी इनकम में से कटता है। देखिए PPF का मतलब होता है ये आप इंडिविजुअल कोई भी खुलवा सकता है। इस बारे में हम बात करते हैं अभी। ये जो खाता है ये पहली बात तो ये है कोई भी पोस्ट ऑफिस में खुल सकता है और कुछ चुने हुए बैंकों की कुछ चुनी हुई ब्रांचेस में ही जो है ये खाता जो है वो खुल सकता है। सभी बैंकों की सभी ब्रांचेस में नहीं खुल सकता। नंबर 2, एनी इंडिविजुअल कैन ओपन दिस अकाउंट। ये जो खाता है कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी व्यक्ति खोल सकता है, चाहे वो जॉब करता है, चाहे वो नहीं करता है, चाहे वो बिजनेस करता है, चाहे वो कोई भी काम करता हो। ये खाता जो है वो व्यक्ति जो है वो खोल सकता है। और जो खाता है अकाउंट इज ओपन्ड फॉर 15 ईयर्स। ये जो खाता है ये 15 साल के लिए खुलता है। एंड मिनिमम अमाउंट टू ओपन PPF, जो कम से कम अमाउंट से खाता खुलता है दैट इज 500 रुपीज, यानी कि 500 रुपए के साथ आप PPF खाता खुलवा सकते हैं। और इसकी खासियत होती है मिनिमम डिपॉजिट एवरी ईयर ₹1000।
और आपको जब आपने ये खाता खुलवा लिया तो आप कम से कम 1000 रुपया आपको हर साल इस खाते में डालना ही डालना है। और यदि आप इस खाते में 1000 रुपये नहीं डालेंगे तो जो गवर्नमेंट है वो आपके ऊपर पेनल्टी इम्पोज कर देती है। जिस साल आप पैसा नहीं जमा करते 50 रुपये पेनल्टी जो है कार जो है वो आपसे रिकवर करती है ये। और इस पर आपको जो है इंटरेस्ट रेट हाई मिलता है, प्लस इसके अलावा इनकम टैक्स में छूट मिलती है, प्लस इसके अलावा इस पैसे को किसी और प्रकार से सरकार प्रयोग नहीं कर सकती। यानी कि सपोज कीजिए आपके खिलाफ कोई दिवालिया का केस हो गया या आपका कोई फ्रॉड का केस हो गया, इस पैसे को कोई नहीं ले सकता। इस पैसे का प्रयोग केवल और केवल आपके द्वारा ही किया जा सकता है, आपके द्वारा ही निकाला जा सकता है। दैट इज पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जो एक बैंक में या पोस्ट ऑफिस में जो ये खाता जो है ये खुलता है। दूसरा होता है जैसे मैंने लिखवाया था NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स। NSC जैसे हम बैंक में FD करवाते हैं, सेम इसी प्रकार से हम सरकार की योजना के अंतर्गत हम यहाँ पर NSC जो है खरीद सकते हैं। और NSC की जो खासियत होती है वो ये होती है कैन बी परचेज्ड फ्रॉम पोस्ट ऑफिस। और जो NSC है उसको हम किसी भी पोस्ट ऑफिस से खरीद सकते हैं। पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत जो है हम इसकी जो पेमेंट है वो कर सकते हैं। जैसे हमने मान लीजिए 10,000 की हमने FD करवानी थी, हमने 10,000 की FD करवाने के बजाय हमने 10,000 का NSC खरीद लिया, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट खरीद लिया। और इसमें जो पीरियड है दैट इज 5 ईयर्स। और जब NSC आप खरीदते हैं तो आप 5 साल के लिए खरीदते हैं। कोई भी खरीद सकता है 5 ईयर्स, और एनी इंडिविजुअल कैन परचेज, कोई भी जो एक व्यक्ति है वो इसको खरीद सकता है। मान लीजिए आपने आज 10,000 का एक NSC खरीदा तो अब आपको 5 साल बाद ही उसकी पेमेंट मिलेगी। आप ना तो इसको 5 साल से पहले बंद करवा सकते और ना ही आप इसमें से कोई पैसा निकाल सकते। हाँ, यदि आप चाहें तो आप बैंक से जाकर इसके ऊपर लोन ले सकते हैं, बैंक लोन दे देता है। लेकिन और जो आपका जो NSC होता है उसका 90% है बैंक लोन दे सकता है गवर्नमेंट स्कीम के अंतर्गत, लेकिन आप इसको समय से पूर्व बंद नहीं करवा सकते। दैट इज NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। नंबर 3 दैट इज किसान विकास पत्र, KVPs, जस्ट एज NSC। जैसे आप NSC खरीदते हैं वैसे ही आप किसान विकास पत्र खरीद सकते हैं। यानी कि एनी इंडिविजुअल कैन परचेज, कोई भी जो एक इंडिविजुअल व्यक्ति है वो इसको खरीद सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज कि इट इज इन डबल स्कीम, ये जो है ये डबल स्कीम में आता है। यानी कि आपने यदि आज 10,000 रुपए जमा किए तो आपको ये डबल मिलेंगे। ये सरकार निर्धारित करेगी कि कितने समय डबल है। जैसे अभी हम वर्तमान की बात करें, एट प्रेजेंट डबल इन 113 मंथ्स। अभी जो पैसा है वो 113 महीने में डबल होता है। एक्चुअली कुछ समय पहले तक ये 112 महीने में होता था, लेकिन पिछले क्वार्टर में जो सरकार है उसने ब्याज के दर जो थे वो कम कर दिए किसान विकास पत्र पे। जब कम कर दिया 0.1% से कम किया, और जब भारत सरकार ने इसको 0.1% से कम कर दिया तब ये जो है 112 महीने के बजाय अब 113 महीने में जो है वो डबल होता है। यानी और NSC और किसान विकास पत्र में एक से एक डिफरेंस होता है। जैसे NSC है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, इसमें जो हम पैसा जमा करते हैं उसको सरकार कहीं भी विकास कार्य में किसी भी प्रकार से खर्च कर सकती है। लेकिन किसान विकास पत्र में जो हम पैसा जमा करते हैं इसको केवल और केवल एग्रीकल्चर या रूरल सेक्टर में ही खर्च किया जा सकता है। इसके अलावा किसी और सेक्टर में इसको खर्च किया ही नहीं जा सकता। दैट इज किसान विकास पत्र। ठीक, तीसरा हो गया। चौथा होता है दैट इज कॉल्ड सुकन्या समृद्धि योजना। एक्चुअली जब भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया तब बेटियों को जन्म को और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना चलाई, जहां पर अकाउंट
कैन बी ओपन्ड इन एनी पोस्ट ऑफिस और बैंक ब्रांच। और यहां पर जो आप सुकन्या समृद्धि जो खाता खोलते हैं वो किसी भी पोस्ट ऑफिस और किसी भी बैंक की किसी भी ब्रांच में खोला जा सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज इसमें आती है अकाउंट कैन बी ओपन्ड बाय फादर मदर, और इसमें जो खाता है माता या पिता के द्वारा ही खोला जा सकता है, या कोई कोर्ट के द्वारा निर्धारित कोई गार्जियन हो तब खोला जा सकता है। मिनिमम एज ऑफ ओपनिंग ऑफ अकाउंट, इस खाते को खोलने की मिनिमम एज है नो लिमिट, यानी कि बच्ची के पैदा होते ही ये जो खाता है वो खोला जा सकता है। यानी मान लीजिए आज यदि किसी बच्ची का जन्म हुआ है तो आज ही जो है ये जो खाता है उसे खोला जा सकता है, किसी प्रकार की कोई समस्या इसके अंतर्गत नहीं है। लेकिन मैक्सिमम एज ऑफ ओपनिंग ऑफ अकाउंट, लेकिन खाता खोलने की जो अधिकतम एज है 10 इयर्स ऑफ एज ऑफ गर्ल चाइल्ड, जो बच्ची है बच्ची की अधिकतम आयु 10 वर्ष की, यानी कि यदि कोई बच्ची 10 वर्ष से ऊपर की हो जाती है तो उसका खाता नहीं खोला जा सकता। यानी कि बच्चे के पैदा होने से लेकर 10 साल तक ही ये खाता जो है वो खोला जा सकता है। नेक्स्ट चीज जो इसमें आती है दैट इज, इसके अंदर का जो एक और चीज आती है मिनिमम अमाउंट ऑफ ओपनिंग ऑफ अकाउंट। खाता खोलने के लिए जो मिनिमम अमाउंट चाहिए दैट इज ₹250, यानी कि कम से कम 250 रुपए में ये जो खाता है वो खुल सकता है। और मिनिमम अमाउंट एवरी ईयर टू बी डिपॉजिटेड, और हर साल जो मिनिमम अमाउंट जमा करना है दैट इज 250, यानी कि हर साल कम से कम 250 रुपए जमा करने हैं। और यदि आपने 250 रुपए किसी साल जमा नहीं किए तो सेम वही गवर्नमेंट जो है वो पेनल्टी इंपोज करेगी 50 रुपए प्रत्येक वर्ष के लिए। अब अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड फॉर 14 इयर्स, इसमें जो आपको पैसा जमा करना है वो खाता खोलने के 14 साल तक करना है। मान लीजिए यदि आपने आज 2019 में यह खाता खोला है, यानी कि अब आपको अगले 14 साल तक इसमें हर साल पैसा जमा करना है। कम से कम कितना? 250 रुपया। चाहे खाता 5000 से खोले कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए आपने खाता आज 5000 रुपये से खोला, अब आपको हर साल कम से कम 250 रुपये जमा करने ही करने हैं अगले 14 साल तक, यानी कि 2019 से लेकर 2032 तक आपको हर साल ये पैसा जो है वहां पर जमा करना है, बैंक में या पोस्ट, जहां भी आप इस खाते को खोलें। लेकिन इसकी एक और खासियत है, अमाउंट कैन बी विथड्रॉन बाय द गर्ल चाइल्ड ओनली, लेकिन इसमें जो पैसा निकालेगी केवल बच्ची ही निकाल सकती है। बच्ची के अलावा माता पिता जिन्होंने खाता खोला है या कोई और व्यक्ति पैसा नहीं निकाल सकता। पैसा जमा कोई भी कर सकता है, लेकिन निकालने का अधिकार केवल उसी बच्ची का है जिस नाम से ये बैंक खाता खोला गया है, सुकन्या समृद्धि खाता जो है वो खोला गया है। और इसमें भी लिमिट है, 50% अमाउंट कैन बी विथड्रॉन बाय गर्ल चाइल्ड, 50% amount can be withdrawn by girl child after the age of 18 years। और इसमें जो 50% जो पैसा है, जो जमा हुआ पैसा है, उसमें से 50% पैसा वो लड़की जो है जिसके नाम से ये खाता है वो निकलवा सकती है। केवल 50%, वो भी केवल 2 पर्पज से। पहला एजुकेशन, या जिसको शिक्षा के लिए पैसा चाहिए हो, और दूसरा मैरिज, शादी के लिए। और 100% अमाउंट कैन बी विथड्रॉन आफ्टर 21 इयर्स ऑफ एज ऑफ गर्ल चाइल्ड, और जो पूरा पैसा है वो 21 साल की आयु के बाद बच्ची जो है वो निकाल सकती है। उसका कोई पर्पज बताने की आवश्यकता नहीं है। दैट इज द सुकन्या समृद्धि खाता। और याद रखिएगा इसमें एक और खासियत है कि एक परिवार से केवल 2 ही बच्चियों का खाता खुल सकता है। यदि मान लीजिए किसी परिवार में 3 बच्चियों का जन्म होता है तो केवल 2 ही बच्चियों का खाता खुलेगा, तीसरी बच्ची का खाता नहीं खुल सकता। कुछ अपवाद है, वो अलग चीज है, लेकिन जो बेसिक कंडीशन है वो ये है।
ये था हमारा चौथा खाता, सुकन्या समृद्धि योजना। अगर हम पांचवें खाते की बात करें, दैट इज जो इसमें पांचवा खाता आता है, जो हमने बताया था अभी, सीनियर वरिष्ठ नागरिक 5 इयर्स डिपॉजिट स्कीम। इस योजना में कोई भी जो सीनियर सिटीजन है, कोई भी जो वरिष्ठ नागरिक है, वो इसमें अपना खाता जो है वो खुलवा सकता है और इसमें 15 लाख रुपए तक जमा कर सकता है। याद रखिएगा, पहले यह लिमिट 7.5 लाख थी, जिसको भारत सरकार ने बढ़ाकर अब 15 लाख कर दिया। यानी कि कोई भी वरिष्ठ नागरिक जो मान लीजिए कोई रिटायर हुआ है तो 15 लाख रुपए तक अधिकतम इस 5 साल की डिपॉजिट स्कीम के अंतर्गत जो है वो निर्धारित करता है। याद रखिएगा, ये जो पांचों स्कीम्स हैं ये भारत सरकार की स्कीम्स हैं और हर तिमाही, एवरी क्वार्टर जो है, इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भारत सरकार डिसाइड करती है। कम करना है, ज़्यादा करना है, सेम करना है। जब भी कम या ज़्यादा होगा अखबार में आपको सूचना मिल जाएगी, लेकिन इन जनरल जब चेंज होता है तो सरकार के इतना बता देती है कि चेंज हुआ है। तो अखबार में ये भी आता है, हर एक चीज़ आती है। और जब भी चेंज होता है तो ये आपके एग्ज़ाम का क्वेश्चन जो है बनता है। तो ये थी 5 भारत सरकार की सेविंग स्कीम्स जो डिपॉजिट के पर्पज से भारत सरकार ने लोगों में सेविंग की हैबिट को बढ़ाने के लिए, मनी के फ्लो को रेगुलेट करने के लिए, मनी के फ्लो को और अधिक बढ़ाने के लिए जो है सरकार ने जो है ये योजनाएं जो है चलाई। और जो सीनियर सिटीजन स्कीम है ये भी बैंक में या पोस्ट ऑफिस में कहीं भी जो है खोली जा सकती है। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज क्लास। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं।